नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आज 26 नवंबर है और आज की क्लास में हम 26 नवंबर से संबंधित जो भी न्यूज है, जो भी इवेंट्स है, जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर करिए। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, क्लास के दौरान आप सभी लोग नोटबुक और पेन लेकर के बैठना नहीं भूलें, क्योंकि मैं बहुत सारे जो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के दौरान और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताती हूँ, उनको नोट डाउन करते हुए चला करिए। और वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते हैं और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले क्लास बात ये कहना चाहूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको डेली करंट अफेयर्स से संबंधित और साथ ही साथ डिकोड एग्जाम जो प्लेटफॉर्म है उस पर और भी जितने भी क्लासेस चलती है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और इससे आपका कोई भी क्लास मिस नहीं होगा। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2022 का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार जीता है। देखिए, चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार की घोषणा की जा चुकी है और इस वर्ष जो विजेता रहे हैं उनमें यह पूछा जा रहा है कि भारत की तरफ से किसने चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार जीता है। डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन, डॉक्टर सुमन सिंह, डॉक्टर या फिर मनीष वर्मन या फिर अर्पिता गांगुली। वीडियो को पॉज करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर करिए दोस्तों। और दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए है, डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन ने चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार जीता है। भारत से है। आइए इनके बारे में देख लेते हैं। तो जैसा कि इस पुरस्कार की घोषणा की जाती है दोस्तों किसके द्वारा, जो संयुक्त राष्ट्र एक विशेष एजेंसी है जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनेप, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा वर्ष 2022 का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की गई है। इन विजेताओं, ये जो विजेता है इसमें देखिए कौन कौन है तो सूची में, तो एक संरक्षणवादी है, एक उद्यम है, एक अर्थशास्त्री है, एक महिला अधिकारी कार्यकर्ता है और एक अन्य एक वन्यजीव, ठीक है, वन्यजीव जीव विज्ञानी है। ठीक है, इस जो भी विजेता रही है, जो सूची रही है उसमें ये लोग रहे हैं। इसमें जो इस वर्ष 2022 का यूनेप के द्वारा चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया जाएगा, उसमें देखिए यहाँ पे विजेताओं की सूची है और साथ ही साथ वो किस देश से संबंधित है ये बताया गया है। बात करें लेबनान से देखा जाए तो यहाँ पे आर्सेन सिल को यह पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं पे टीनो द्वीप में जो यहाँ पे एक कार्यकर्ता जिनका नाम है कॉन्स्टेंटिनो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वहीं पे देखा जाए पेरू से किसे दिया जाएगा तो ओका चुटास को दिया जाएगा और यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम से सरफार दास गुप्ता को दिया जाएगा। भारत की तरफ से दोस्तों दिया जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत को बाद में दिया जाएगा तो डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को दिया जाएगा। यही प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किसे जो है इस वर्ष भारत में चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया जा रहा है, तो डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को। वहीं कैमरून से भी दिया गया है किसे, सेसिल बेबियाने नजडेबेट को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये विजेताओं की सूची है जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों नाम है वो डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन है। ठीक है, हम बात करें इन्होंने जो कार्य किया है जिसके लिए ये पुरस्कार इनको दिया गया है, तो ये डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन देखा जाए तो ये पेशे से वन्यजीव जीव विज्ञानी है और इन्होंने एक आंदोलन है उसका ये नेतृत्व करती है जिसका नाम है हरगिला आर्मी। ठीक है, ये हरगिला आर्मी एक आंदोलन है जिसका नेतृत्व ये करती हैं और ये देखा जाए तो ये एक प्रजाति है जिसका नाम है ग्रेट एडजुटेंट स्टार्क। ठीक है, जिसकी स्क्रीन पे आप तस्वीर देख सकते हैं। ठीक है, ये देखा जाए तो ग्रेट एडजुटेंट स्टार्क है और ये जो कि विलुप्त होने की कगार पे है और इसी को संरक्षित करने के लिए, इसको बचाने के लिए एक आंदोलन चलाया जाता है जिसका नाम है हार्नेविल आर्मी। ठीक है, इसको ये लीड करती है। ठीक है, तो एक तरीके से सर्व महिला जमीनी स्तर पे ये संरक्षण आंदोलन का नेतृत्व करती हैं कौन, डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन। किसको बचाने के लिए, ध्यान रखिएगा, ग्रेट एडजुटेंट स्टाफ को बचाने के लिए। ठीक है, और ये असम में, चूंकि इसका अगर हम देखें तो यहाँ पे आप मतलब भी देख सकते हैं, ये हरनिगिला दोस्तों होता है एक तरीके से, ये असम में जो बोला जाता है हड्डियों को निगलने वाला। ठीक है, ये पक्षी एक तरीके से हड्डियों को निकलने वाला, ये असमी लैंग्वेज का ये मतलब है, तो हरगिना आर्मी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर हम इस पक्षी की बात करें ग्रेट एडजुटेंट स्टार्क की, तो इसका वैज्ञानिक नाम देखिए क्या है। ठीक है, तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है लेप्टोपिलोस डेवियस नाम है। इसकी जो संरक्षण की स्थिति देखा जाए तो IUCN की रेड लिस्ट में इसको संकटग्रस्त यानी कि इंडेंजर सूची में रखा गया है। वही वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में अनुसूची 4 में इसको संरक्षित किया गया है। ठीक है, अगर हम चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार की बात करें तो इस पुरस्कार को दिया जाता है यूनाइटेड नेशन की सर्वोच्च एजेंसी जिसका नाम है यूनेप के द्वारा और ये संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान
सम्मान है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यह पुरस्कार देखिए उन व्यक्तियों को या समूहों को या संगठनों को दिया जाता है जो पर्यावरण को बचाने के लिए या पर्यावरण पर जो उन्होंने ऐसे कार्य किए हों जो पर्यावरण पर परिवर्तनकारी प्रभाव डाले हों, ऐसे लोगों को ये पुरस्कार दिया जाता है चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार। ध्यान रखिएगा, ये नाम आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन शामिल है चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2022 की सूची में। तो ये नाम आपको पता होना चाहिए, विशेष करके डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन का नाम, जो कि भारत से इन्होंने कौन से एक तरह से हनगिला आर्मी का नेतृत्व किया जिसका उद्देश्य क्या है, ग्रेट एजुडेंट स्टाफ को बचाना जो कि विलुप्त होने के कगार पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है, ठीक है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पे जो है मुक्त व्यापार समझौते के तहत किस देश की संसद ने भारत के साथ ये एग्रीमेंट पारित किया है। ऑप्शंस आपके सामने दिख रहा है, वीडियो को पॉज करें और कमेंट बॉक्स में दोस्तों आंसर करें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑस्ट्रेलिया की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया। आइए देख लेते हैं। तो देखा जाए जो ऑस्ट्रेलिया की संसद है उसने भारत ऑस्ट्रेलिया मुक्त व्यापार समझौता यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है। और ये जो समझौता दोस्तों हुआ था इन दोनों देशों के बीच में व्यापार और निवेश को लेकर के, या फिर ये जो मुक्त व्यापार समझौता जिसका उद्देश्य होता है दोनों देशों के बीच में व्यापार को बढ़ाना, तो इस व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये जो दोनों देशों के बीच समझौता हुआ था वो हुआ था 2 अप्रैल 2022 को हुआ था, ठीक है। दोनों देशों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किया था जिसको अभी देखा जाए ऑस्ट्रेलिया की संसद ने इसे पारित कर दिया, ठीक है। जब तक वहां की संसद इसे पारित नहीं करती तब तक ये मुक्त व्यापार समझौता लागू नहीं होता। तो इसको लागू करने के लिए वहां की संसद का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था जिसको भी पारित कर दिया गया है। अगर हम बात करें इस समझौते के लागू होने के बाद देखा जाए जो भी भारत की तरफ से जो कपड़े जाएंगे, चमड़ा, फर्नीचर, आभूषण, मशीनरी सहित लगभग भारत के 6000 से अधिक जो उत्पाद है वो ऑस्ट्रेलियाई बाजार में क्या होंगे, शुल्क मुक्त पहुंच सकेंगे, ठीक है। तो जो यहाँ से भारत की तरफ से जो वहां पे सामान जाएगा उस पे किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। इससे क्या होगा, जो भारतीय वस्तु होंगे उनका दाम जो है वो बढ़ेगा नहीं। दाम जब नहीं बढ़ेगा तो वहां के ऑस्ट्रेलिया के स्थानीय बाजार में भी जो भारत की वस्तुएं होंगी वो क्या करेंगी, एक तरीके से सस्ती रहेंगी और वहां पे भी उनकी जो है डिमांड हो सकेगी। क्योंकि अगर हम शुल्क लगा देते हैं तो वो वस्तुओं की क्या होती, कीमत बढ़ जाती, जिसकी वजह से वो स्थानीय बाजार में उतना जो है सफल नहीं हो पाती। इसलिए जो है मुक्त व्यापार समझौता किया जाता है। लगभग 6000 से अधिक वस्तुओं को ऑस्ट्रेलियाई बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। यहाँ पे देखा जाए समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया लगभग 96.4% निर्यात यानी कि मूल्य के आधार पर निर्यात के लिए भारत को शून्य सीमा शुल्क पहुंच की पेशकश कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा अभी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मुक्त व्यापार समझौता 2002 में यानी 2022 में 2 अप्रैल को हुआ था, उसको भी ऑस्ट्रेलिया की संसद ने क्या किया दोस्तों, पारित कर दिया। चूंकि हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की जो कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, ध्यान रखिएगा ये आपके सामने ऑस्ट्रेलिया का मैप खुला हुआ है जो कि पैसिफिक और इंडियन ओशन के बीच में स्थित है, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे इंडियन ओशन आपको दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे दिख रहा होगा आपको पैसिफिक ओशन, ठीक है। आराफोरा सी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसके उत्तर में है, और यहाँ पे आपको तस्मान सागर जो है दिख रहा होगा, ठीक है। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल की दोस्तों जो कि कहाँ पे, कैनबरा में, और ये ऑस्ट्रेलिया के दोस्तों पूर्व की तट पे स्थित है। ध्यान रखिएगा बहुत से लोग सिडनी को भी ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल समझ लेते हैं। ध्यान रखिएगा मेलबर्न सिडनी नहीं है, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। और ऑस्ट्रेलिया की जो करेंसी जो है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ की करेंसी है। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री है वो है एंथनी अल्बनीज जो है वो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित अनामलाई टाइगर रिजर्व ने कोयम्बटूर में जंबो ट्रेन्स लॉन्च किया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा जंबो ट्रेन्स का ये जानना है। और इसको जो लॉन्च किया गया है ये अन्नामलाई टाइगर ने लॉन्च किया है कोयम्बटूर में। और ये किस राज्य में, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी है, ठीक है। तो तमिलनाडु में जो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कोयम्बटूर में जंबो ट्रेन्स लॉन्च किया, इसके बारे में देख लेते हैं।
तो जो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है वो तमिलनाडु के कोयम्बटूर में जंबो ट्रेल्स लॉन्च किया है। इस जंबो ट्रेल्स का जो लॉन्च किया गया है, ध्यान रखिएगा, ये जो टाइगर रिजर्व है ये बाघ अभयारण्य है। इसमें जितने भी जो आगंतुक होंगे, जो पर्यटक होंगे, जो जाएंगे इस टाइगर रिजर्व में, वो जहां उनकी जो वहां पे जो हाथियां होंगी, जो वनस्पति जो जीव होंगे, और जो चूंकि पहाड़ी क्षेत्र है ये, तो जो पहाड़ी क्षेत्र में जो रहने वाले आदिवासी जनजातियां होंगी उनके बारे में लोगों को शिक्षित किया गया। कौन? ये जो टूरिस्ट जाएंगे, जो ये आगंतुक, जो ये पर्यटक जाएंगे इस अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में घूमने के लिए, उनको वहां के जो जीव जंतु है, जो वनस्पति है, जो वहां पे हाथी है, जो वहां पे आदिवासी जो ट्राइब्स रहते हैं उनके बारे में जागरूक किया जाएगा। किसके द्वारा? ये जंबो ट्रेल्स के द्वारा। ठीक है, तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में किया गया है इसको लॉन्च, जो कि तमिलनाडु के कोयम्बटूर में स्थित है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाता है? देखिए, अभी हाल फिलहाल में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार की घोषणा की गई है, और किसके द्वारा, किस मंत्रालय के द्वारा ये प्रदान किया जाता है दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी है। ठीक है, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये मंत्रालय, यानी कि ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। ठीक है, तो जो डेयरी के क्षेत्र में जो अच्छे कार्य करते हैं, जो इस क्षेत्र को बढ़ावा देते हैं, उनको पुरस्कृत करने के लिए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। किस मंत्रालय के द्वारा दोस्तों? तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार को देखिए प्रदान किया जाएगा कब? 26 नवंबर को। 26 नवंबर क्यों दोस्तों? क्योंकि इसी दिन राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है, यानी कि आज का दिन, आज ही इस पुरस्कार को प्रदान किया जाएगा। कहां पे? डॉक्टर बाबू राजेंद्र प्रसाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, जो कि कहां स्थित है दोस्तों? बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, इस पुरस्कार के विजेताओं को 3 श्रेणियों में पुरस्कार दिया जाएगा, पहली, द्वितीय, तीसरी, और साथ ही साथ देखा जाए 3 क्षेत्रों में दिया जाएगा। पहला जो क्षेत्र होगा उसमें दिया जाएगा स्वदेशी मवेशी या फिर भैंस की नस्ल को पालने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान कौन है। इसमें 3 लोगों को 3 श्रेणियों में दिया जाएगा, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। जिसे पहली श्रेणी यानी कि पहला पुरस्कार जो दिया जाएगा वो जितेंद्र सिंह को दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा पुरस्कार है सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान टेक्नीशियन, जिसके तहत पहला पुरस्कार गोपाल राणा जी को दिया जाएगा, और वही तीसरा पुरस्कार दिया जाएगा सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी या फिर दुग्ध उत्पादक कंपनी या फिर डेयरी किसान उत्पादक संगठन। इसके तहत जो पहला पुरस्कार दिया जाएगा एक संगठन है जिसका नाम है मतनवाड़ी क्षीरोत्पादक सहकारना संगम। ठीक है, इसे यह पहला पुरस्कार दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, 3 श्रेणी में दिया जाएगा। क्योंकि हम जान रहे हैं राष्ट्रीय जो 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है, आप मुझे बताएंगे कि किसकी स्मृति में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, ठीक है, नेशनल मिल्क डे जो है मनाया जाता है, किसकी स्मृति में मनाया जाता है, आप मुझे ये बात बताएंगे। और साथ ही साथ 26 नवंबर को और कौन सा दिवस मनाया जाता है, ऐसा क्या विशेष है 26 नवंबर को और जो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो आप मुझे ये 2 चीजें बताएंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने किसे अपना चेयरमैन नियुक्त किया है। ठीक है, तो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के द्वारा जो अपना चेयरमैन नियुक्त किया गया है दोस्तों, वो है ए, यानी कि टीजी सीताराम को नियुक्त किया गया। आइए देख लेते हैं इसके बारे में। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने अपना चेयरमैन नियुक्त किया है। किसे? टीजी सीताराम को नियुक्त किया है। ध्यान रखिएगा, नियुक्तियों से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनका जो कार्यकाल होगा वो 3 साल होगा या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए, चाहे इनकी उम्र 65 वर्ष हो जाए या फिर इन्होंने 3 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया हो, तब तक ही अपने पद पर बने रहेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो भी पहले हो तब तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। इन्होंने देखा जाए किसका स्थान लिया है, तो जो अभी यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के जो अध्यक्ष हैं, जिसका नाम है जगदीश कुमार, उसका इन्होंने उनका ये स्थान लिया है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की, तो ये एक वैधानिक निकाय है, ध्यान रखिएगा, और इसकी स्थापना जो की गई थी 1945 में की गई थी। ठीक है, और ये किस विभाग के तहत काम करता है, तो ये उच्च शिक्षा विभाग के तहत काम करता है। ठीक है, तो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद जिसकी स्थापना 1945 में की गई थी, एक वैधानिक निकाय है और ये उच्च शिक्षा विभाग के तहत काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि
महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 किस तारीख को मनाया गया? तो देखिए, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 जो मनाया गया दोस्तों, वो मनाया गया 25 नवंबर को, यानी कि कल मनाया गया। ठीक है, देखिए दिवस से जो डेज होते हैं वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डेज से रिलेटेड जो थीम होती है वो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन जो होता है यहाँ से फिक्स होता है, एक तो अपॉइंटमेंट से, दूसरा डेज से। ये दो क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाते, इनको एकदम अच्छे से देख लिया करिए। जो भी न्यू अपॉइंटमेंट होती है, तो देखा जाए जो हर साल यानी कि प्रत्येक वर्ष देखा जाए 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा होती है उस हिंसा के उन्मूलन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 25 नवंबर को। और इस दिवस को जो मनाए जाने का जो उद्देश्य देखिए क्या है, तो जो महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा होती है उसके प्रति लोगों को जागरूक करना, यही इस दिवस का उद्देश्य होता है। ठीक है, मनाए जाने का। जैसा कि हमने बताया कि जब भी हम कोई दिवस मनाते हैं तो उसकी एक विषय होता है, उसी विषय के तहत लोगों को क्या किया जाता है, जागरूक किया जाता है। तो अगर हम इस वर्ष का विषय देखें, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 का जो विषय है वो देखिए क्या है, एकजुट, महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए सक्रियता। ठीक है, तो सभी लोग एकजुट हो जाए किस चीज के लिए, जो महिलाओं के खिलाफ, जो लड़कियों के खिलाफ जो हिंसा होती है उस हिंसा को समाप्त करने के लिए सभी लोग सक्रिय रूप से एकजुट हो जाए। वही इस चीज का इस वर्ष क्या था, विषय था। ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस देश में लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर को नए सेनाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए, असीम मुनीर को जो कि नया सेनाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ये लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर है, ये किस देश के नए सेनाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव या फिर ईरान? देखिए दोस्तों, ये हमारा पड़ोसी देश, ठीक है, यानी कि पाकिस्तान के जो नए सेनाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं जनरल असीम मुनीर जी हैं। तो ध्यान रखिएगा, इनका आप स्क्रीन पे इनकी तस्वीर आप देख सकते हैं। तो ये लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर जो कि पाकिस्तान के नए सेनाध्यक्ष हैं, ये नियुक्त किए गए। और ध्यान रखिएगा, ये जब से पाकिस्तान आजाद हुआ, भारत से आजाद कह सकते हैं, जो बंटवारा हुआ, ठीक है, किससे, जो भारत से अलग हुआ पाकिस्तान 1947 में, तब से लेकर के अब तक ये 17वें जो है सेनाध्यक्ष। ध्यान रखिएगा, 17वें इनका 17वां क्रम है। ठीक है, कौन? असीम मुनीर। ये देखा जाए अभी वहां के जो वर्तमान जो सेनाध्यक्ष हैं, जो काफी चर्चा में भी रहते हैं, मुझे लगता है कि बच्चे उनका नाम जानते होंगे, काफी विवाद में भी रहते हैं, कमर जावेद बाजवा। ठीक है, तो बाजवा का ये स्थान लेंगे कौन दोस्तों? ये वहां जिनका नाम, जिनका असीम मुनीर स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। बाजवा की बात करें दोस्तों तो 29 नवंबर 2022 को ये 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके रहेंगे और इसी के साथ जो है ये सेवानिवृत्त हो जाएंगे। और बाजवा के स्थान पे जावेद बाजवा के ही स्थान पे जो नए सेना अध्यक्ष बन रहे हैं पाकिस्तान सेना के, जिनका नाम है जनरल असीम मुनीर। ठीक है, इसी के साथ साथ देखा जाए एक और भी नियुक्ति हुई है। तो जो वहां के वर्तमान पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है मोहम्मद शहबाज शरीफ, उन्होंने देखा जाए लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ का चेयरमैन नियुक्त किया है। इनकी तस्वीर आप देख सकते हैं, साहिर शमशाद मिर्जा की तस्वीर, जो कि वहां के पाकिस्तान में ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। अगर हम बात करें ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के जो चेयरमैन है, ये वहां पे जो पाकिस्तान में जो सशस्त्र बल है वहां के जो क्रम पदानुक्रम में ये सर्वोच्च पदाधिकारी है। ठीक है, तो सर्वोच्च प्राधिकरण है जिसके जो चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं शहबाज शरीफ। तो दो नाम ध्यान रखिएगा, जो कमर जावेद बाजवा के स्थान पे आ रहे हैं असीम मुनीर। ठीक है, ये 29 तारीख को अपना कार्यकाल धारण करेंगे और शहबाज शरीफ यहाँ पे जो वहां के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ का चेयरमैन नियुक्त किया गया। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में घोषित तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार के तहत किसे लैंड एडवेंचर श्रेणी पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? ठीक है, तो देखिए कई श्रेणियों में ये पुरस्कार दिया जाता है, तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार। इससे प्रश्न पूछा है कि लैंड एडवेंचर श्रेणी के तहत किसे ये पुरस्कार दोस्तों दिया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों नैना धाकड़ को दिया जाएगा। आइए देखते हैं, सुश्री नैना धाकड़ को पुरस्कार दिया जाएगा। तो भारत सरकार का जो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय है वो इस पुरस्कार की घोषणा करता है। ध्यान रखिएगा, वर्ष 2022 में, यानी कि वर्ष 2022 चल रहा है और ये पुरस्कार जो दिया जा रहा है वो 2021 के लिए दिया जा रहा है, तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार। ठीक है, इनके नामों की घोषणा की गई है। ठीक है, और इस वर्ष ये जो अगर इस पुरस्कार की बात करें, तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार, तो ये 4 श्रेणियों के तहत दिया जाता है, जिसमें देखा जाए लैंड एडवेंचर, ठीक है, जो जमीनी स्तर पे जो एडवेंचर करते हैं, जो वाटर, जो पानी पर यानी कि जो वाटर एडवेंचर, एयर एडवेंचर और साथ ही साथ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जो 4
स्टार्स रेडियो के तहत ये पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार में देखा जाए, इस वर्ष देखा जाए सचिव जो कि युवा कार्यक्रम के जो है सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय चयन समिति का गठन किया गया था और इसी चयन समिति के द्वारा जो विजेता है उनके नामों को सुझाया गया, जिसमें से सबसे पहले जो विजेता होंगे वो है नैना धाकड़, जो कि लैंड एंड एडवेंचर के तहत जो पुरस्कार दिया जा रहा है वो नैना धाकड़ को दिया जा रहा है। वहीं वाटर एडवेंचर के तहत जो पुरस्कार दिया जाएगा वो शुभम धनंजय वनमाली को दिया जाएगा और लाइफ टाइम अचीवमेंट के तहत जो ग्रुप, ध्यान रखेगा ये ग्रुप है, ग्रुप कैप्टन कुंवर भवानी सिंह समयाल को दिया जाएगा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। क्योंकि आपको पता है कि पहले से ही राष्ट्रीय खेलों के पुरस्कार की घोषणा की गई है और ये पुरस्कार जो कि 30 नवंबर 2022 को दिया जाएगा राष्ट्रपति भवन में। तो अन्य खेल पुरस्कारों के साथ जो विजेता है, जो अन्य खेल पुरस्कारों के जो विजेता है, उनके साथ ही इस पुरस्कार को जो भारत के राष्ट्रपति है वर्तमान, उनके द्वारा यह पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, कौन सा पुरस्कार दोस्तों? तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार। ठीक है, चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि इस वर्ष जो है खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, जो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार होता है वो किसे दिया जाएगा और वो किस खेल से संबंधित है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स वीक की मेजबानी कर रहा है? तो पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स वीक आयोजित होगा 2023 में। इसकी मेजबानी कौन सा देश दोस्तों करने वाला है? तो मलेशिया, कतर, सिंगापुर, जापान। देखिए आप लोग वीडियो को शेयर भी नहीं कर रहे दोस्तों, कम से कम वीडियो को शेयर करते रहो और वीडियो को पॉज करके आंसर भी देते आप लोग रहिए। बार बार मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है सी है। सिंगापुर जो है वो 2023 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स वीक की मेजबानी कर रहा है। ठीक है, कौन? सिंगापुर, ध्यान रखिएगा। और ये जो है यहाँ पे ये जो कार्यक्रम होगा ओलंपिक ई स्पोर्ट्स सप्ताह, जो कि 22 जून से स्टार्ट होगा और 25 जून तक चलेगा 2023 के बीच में। ठीक है, यह कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम को जो आयोजित किया जा रहा है वो वहां के सिंगापुर का जो संस्कृत मंत्रालय, समुदाय और युवा खेल सिंगापुर और सिंगापुर राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इन सब के संयुक्त रूप से, इन सब के द्वारा संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम का, कौन से ओलंपिक ई स्पोर्ट्स सप्ताह कार्यक्रम की मेजबानी की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, और सिंगापुर जो है वो 2023 में अपने पहले ओलंपिक की स्पोर्ट्स सप्ताह की मेजबानी कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ओलंपिक। तो देखिए अभी हम लोगों ने देखा था वर्ष 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक था वो पेंडेमिक कोरोना के कारण, ठीक है, कोविड-19 के कारण जो है वो 2021 में हुआ। तो जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित किया गया था। हर 4 साल के अंतराल पे ओलंपिक जो है वो आयोजित किया जाता है। अभी जो वर्ष 2024 में जो आगामी ओलंपिक है वो पेरिस में आयोजित किया जाएगा, जो फ्रांस की राजधानी है। वहीं 2028 में लॉस एंजल्स, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का शहर, वहां पे आयोजित किया जाएगा। और 2032 में ये ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में जो है आयोजित किया जाएगा ओलंपिक। वहीं बात करें युवा ओलंपिक जो गेम होता है उसकी 2024 में जो मेजबानी दक्षिण कोरिया कर रहा है, जो कि दक्षिण कोरिया के शहर गैंगवान में आयोजित किया जाएगा। वहीं 2026 में 2 साल के अंतराल पे किया जाता है। तो सेनेगल जो कंट्री, वहां पे डक्कार में जो है ये युवा ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये खेल कहां पे कब आयोजित किया जाएगा, किस वर्ष, तो ये पूछा जाता है। ठीक है, आते हैं आज के लास्ट प्रश्न पे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का कि निम्नलिखित में से किस राज्य में वार्षिक युवा महोत्सव सोनजल 2022 शुरू हुआ है? तो ये ध्यान रखिएगा, युवा महोत्सव है जो कि वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है, जिसका नाम है सोनजल। सोनजल 2022 का जो शुरुआत हुई है दोस्तों वो ही है जम्मू कश्मीर राज्य में शुरू किया गया है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो अगर देखा जाए जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं जिनका नाम है मनोज सिन्हा, उन्होंने 23 नवंबर को जो कश्मीर विश्वविद्यालय वहां पे सोनजल 2022 उत्सव का आयोजन किया है। सोनजल का देखिए अर्थ क्या है? इंद्रधनुष, जो आशा, प्रेरणा और सौभाग्य का प्रतीक है। ठीक है, सोनजल मतलब होता है इंद्रधनुष, और इंद्रधनुष जानते ही हैं एक तरीके से अपने आप में आशा की किरण, एक तरीके से प्रेरणा, एक तरीके से सौभाग्य का प्रतीक होता है। ये जो उत्सव है एक तरीके से मंच प्रदान करता है उन युवा कलाकारों को जो अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करना चाहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक तरीके का एक बहुत बड़ा अवसर होता है और उन्हें एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करने के लिए एक आवश्यक मंच भी प्रदान करता है। तो युवा जो कलाकार हैं उनको
अपने एक तरीके से प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए ये उत्सव को आयोजित किया जाता है और इन्हीं युवा कलाकारों के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो सपना है उसको साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सोनजल उत्सव, जिसका सोनजल का मतलब है इंद्रधनुष, और ये उत्सव जो है अभी आयोजित किया गया है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से था आज का हमारा 10 MCQ। अब बात करते हैं फैक्ट्स ऑफ द डे की। फैक्ट्स ऑफ द डे में हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में शीर्ष स्थान पे जो देश रहा है वो है अमेरिका। देखिए, हम लोगों ने पहले ही बात किया था नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा उस वीडियो को देख लें, और हमने बात किया था भारत की रैंकिंग में। क्योंकि आपने शमशेर जी ने अच्छा आंसर किया था, ठीक है, मैंने देखा था उनके आंसर को। मैंने पूछा था कि नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में कौन सा देश पहले था, वर्ष 2022 में अमेरिका था। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए आप लोग कि भारत का कौन सा स्थान रहा है इस इंडेक्स में। ठीक है, दूसरा फैक्ट ऑफ द डे है आज का कि हाल ही में रेटिंग एजेंसी गोल्डमैन सैचे ने अगले वित्त वर्ष में भारत की विकास का अनुमान लगाया है दोस्तों, कितना 5.9% अनुमान लगाया है। वही बात करें, कतर ने दुनिया की सबसे लंबी गैस आपूर्ति डील पर हस्ताक्षर किया है, किसके साथ, चीन के साथ। तो दुनिया की सबसे लंबी गैस आपूर्ति डील जो हस्ताक्षर की गई है वो कतर और चीन के साथ। देखिए, कतर में अभी आयोजित किया गया फीफा वर्ल्ड कप भी आयोजित हो रहा है। यहाँ पे अगला है, भारतीय वायुसेना ने एयर फेस्ट 2022 का आयोजन किया महाराष्ट्र के नागपुर में। ठीक है, तो एयर फेस्ट 2022 का आयोजन नागपुर में किया जा रहा है, किसके द्वारा, भारतीय वायुसेना के द्वारा। वहीं आज का हमारा लास्ट फैक्ट ऑफ द डे है कि रियलमी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, किसे, कुलदीप यादव। ठीक है, कुलदीप यादव को Real11 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इस तरीके से था आज का हमारा करंट अफेयर्स, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने 10 MCQ और 5 फैक्ट्स ऑफ द डे देखा। और बहुत से बच्चों की इंक्वायरी रहती है, मैं देखी हूँ कि आप लोग पूछते हैं मैम ये चीज सफिशिएंट है क्या आरओ के एग्जाम के लिए। मजा देखिए, जब आप डेली करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हैं, मैक्स टू मैक्स अगर देखा जाए तो 6 to 7 जो मंथ होता है, ठीक है, एग्जाम के 6 से 7 महीने पहले तक का करंट अफेयर्स बहुत सफिशिएंट होता है। और मेरी तो पूरी कोशिश ही रहती है कि जो आप लोगों को करंट अफेयर्स में पढ़ाती हूँ वो आपको पीसीएस लेवल तक अच्छे से बिल्कुल तैयारी हो जाती है। ठीक है, मैं इस बात को बिल्कुल श्योरिटी देती हूँ कि अगर आप डेली इस करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, अपनी शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, और जैसा कि मैंने बताया टेलीग्राम के डिकोड एग्जाम का जो ग्रुप है वहां को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे इसकी करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी अवेलेबल है, वहां पे जाकर के आप इसके अपने नोट्स बनाइए, डेली रिवीजन करिए। तो मैं इस बात की श्योरिटी देती हूँ कि जो आने वाला पीसेस है उसमें उस एग्जाम में यहाँ से संबंधित सारे मतलब इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, इतने मैं बात की श्योरिटी देती हूँ। तो ये बहुत ही सफिशिएंट है जो करंट अफेयर्स में पढ़ा रही हूँ, क्योंकि काफी इस पर मैं खुद ही वर्क करती हूँ, अच्छे से देखती हूँ चीजों को और लगभग सारी चीजों को मैं कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो आप इसके लिए परेशान नहीं होते, लेकिन हाँ आप डेली फॉलो करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ हम ये सोच ले कि इतना काफी, इतना नहीं, आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए फिर इसी तरह हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्थी।